नमस्कार बेटा, हम 9वीं कक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं। इससे पहले हम एक प्रश्न पत्र कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये हमारा सेकंड अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पहला जो हमारा भाग आता है वो क्या आता है, अपठित अवबोधन आता है, जिसमें हमें अनुच्छेद दिया होता है, उसको हम पढ़कर आंसर देते हैं। तो पहला देख लेते हैं बेटा। विधात्रः निर्मितम इयं सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी। विधाता के द्वारा निर्मित यह जो सृष्टि है वह बहुत ही क्या है, सौंदर्यमयी है। प्रकृति शोभा अतीव आहतकारी। प्रकृति की शोभा जो है वो बहुत ही आहतकारी है, हमें सुखकारी लगती है। परम निरंतरम विकासशील ही मानव ही विकासेन सह प्रदोषम अपि वर्धितः। लेकिन लगातार विकासशील मानव ने विकास के साथ साथ प्रदूषण में भी क्या किया, वृद्धि की है। सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए क्या आया है बेटा, यहाँ पर सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो विकासेन आया है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या 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 कहा गया है बेटा, विधाता के द्वारा निर्मित यह सृष्टि बहुत ही सौंदर्यमयी है। प्रकृति की शोभा बहुत ही आहतकारी होती है, परंतु निरंतर विकास से, मानव के विकास से प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। येन अस्माकमेव स्वास्थ्य हानि भवति, जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि होती है। किससे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो रही है? विकास जो हो रहा है और प्रदूषण में जो वृद्धि हो रही है उससे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो रही है। मेन क्या लिखेंगे कि प्रदूषण में वृद्धि के कारण हमारे स्वास्थ्य को हानि हो रही है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अब प्रदूषण के प्रकार बता दिए गए हैं यहाँ पर। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, एतत् त्रिविधम प्रदूषणम। यह 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। मुख्यतया सर्वम वातावरणम आकुलीकरोति, जो हमारे संपूर्ण वातावरण को क्या करते हैं, आकुलित करते हैं। अर्थात जो ये 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं वही बेटा हमारे वातावरण को गंदा कर रहे हैं। वायु प्रदूषण है स्वास्थ्य ग्रहणे कठिन्यम वर्तते है। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में भी कठिनाई होती है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है। एतत् सर्वेषां स्वास्थ्य हानिकारकः सिद्ध्यन्ति, यह सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, मार्गेषु वाहनानां अतिशय कोलाहलेन ध्वनि विस्तार यंत्रेण चापि भवति। कह रहे कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, मार्ग में वाहनों के बहुत सारे शोर से। कोलाहलेन का मतलब होता है शोर, अतिशय बहुत अधिक है, कोलाहलेन शोर। जो मार्ग पे वाहन चलते हैं, ट्रैफिक जो चल रहा है उसकी जो शोर है उससे वायु ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, जैसे आपके रेडियो है, डीजे है, ये सभी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र ध्वनि को बढ़ाते हैं, उनसे भी क्या होता है बेटा, ध्वनि प्रदूषण होता है। अनेन श्रवण शक्ति ही हानि भवति, और इससे किसको हानि होती है, सुनने की शक्ति को हानि होती है। अर्थात जो सुनने की शक्ति है वह चली जाती है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है, सुनने की शक्ति ही। प्रदूषित जलोपयोगः तु सर्वेषां व्याधीनां मूल कारणम अस्ति, और प्रदूषित जल का उपयोग तो सभी बीमारियों का कारण है। प्रदूषित जल उपयोग तो सर्वेषां, सभी, सर्वेषां सप्तमी विभक्ति है, सर्वेषां व्याधिनाम, ठीक है, षष्ठी का बहुवचन है बेटा सर्वेषां। और व्याधिनाम, व्याधि मतलब बीमारी, बीमारियों का मूल कारण है। तदास्माकं सर्वेषां में कर्तव्यम इदं यत्र तत्र सर्वत्र अवकररहितस्य वातावरणस्य निर्माणं वयं कुर्यामः। तो तद अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यम इदं, तो इसमें हम सब का, सर्वेषां कर्तव्यम इदं, कर्तव्य है कि यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ तहाँ, यहाँ जहाँ पर भी, अवकर का मतलब होता है बेटा कूड़ा करकट, ठीक है, जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, वो उसको जब हम कहीं पर भी देखें तो उसके बिना रहित है वातावरण, हमें कूड़ा करकट के से रहित वातावरण का निर्माण करना है। ठीक है, किस प्रकार का निर्माण करना है कि जहाँ पर कोई भी, किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना हो, अवकर हमें दिखाई ना दे, अवकर से रहित हमने वातावरण बनाना है। ठीक है, येन वायु प्रदूषण अस्माकं स्वास्थ्य नायस्तुं समक्षम न भवेत्, तो इससे वायु प्रदूषण जो है वो हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, वह हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब हम अवकर से रहित वातावरण बनाएंगे। अपना जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, वो हम कूड़े करकट से रहित बनाएंगे, अर्थात इधर उधर कूड़ा करकट ना फैलाकर एक ही जगह एक डस्टबिन में डालना है। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे तो स्वास्थ्य के लिए हानि नहीं होगी, वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं करेगा। यथेव ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण चापि रोढ़
वयम सर्वे मिलित्वा एव प्रयासम कृत्वा सर्वे सुखिनः भवामः। और कह रहे तथे उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को भी हमने रोकना है और हम सभी मिलकर, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर, एवं प्रयासम कृत्वा, और प्रयास करके ही सभी क्या हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। सभी मिलकर अगर प्रयास करें इनको रोकने के लिए, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण को, तो हम सभी सुखी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाता है, प्रदूषणम कतिविधा भवति। जैसे बेटा मैंने आपको और वीडियोस करवाई हैं पार्ट 1 और 2 में, ऐसे ही इसको भी मैं पार्ट 1 और 2 में ही करवाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, तो हम इसलिए पार्ट्स में ही करेंगे। प्रदूषणम कति विधम भवति, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो आपने यहाँ पर पढ़ा है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, त्रिविधम। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, त्रिविधम, 3 प्रकार का। ध्वनि प्रदूषण कस्य हानि भवति, ध्वनि प्रदूषण से किसको हानि होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से किसको हानि होती है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से हमारे सुनने की शक्ति को हानि होती है ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है भवति अनेन श्रवण शक्ति ही हानि भवति, तो यहाँ पर श्रवण शक्ति ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण श्रवण शक्ति ही हानि भवति। नेक्स्ट है के निर्माता इयम सृष्टि अतिहु सौंदर्यमयी, केन तृतीय विभक्ति है, तो क्या जाएगा, विधात्रा, विधाता के द्वारा निर्मित। केन तृतीय विभक्ति है, विधात्रा तृतीय विभक्ति है। ओके, विधाता के द्वारा निर्मित यह जो सृष्टि है बहुत ही सौंदर्यमयी है। उसके बाद हम पूर्ण वाक्य में उत्तर करते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर है, अद्यतवे अस्माकं स्वास्थ्य है हानि कथम भवति। आजकल हमारे स्वास्थ्य को हानि कैसे होती है, कैसे होती है स्वास्थ्य को हानि, तो इसमें था ना येन अस्माकमेव स्वास्थ्य हानि भवति, तो किसके कारण, प्रदूषणम, पर यहाँ पर क्या अद्यतवे अस्माकम स्वास्थ्य हानि कथम भवति, तो यहाँ पर कथम के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्रदूषणम, प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य को हानि होती है। ठीक है, या आप ये पूरा भी लिख सकते हो, इसमें पूर्ण वाक्य में है, तो निरंतर विकासशील ही मानवहि विकासेन सह प्रदूषणम वर्धितः येन अस्माकमेव स्वास्थ्य हानि भवति। पूर्ण वाक्य में तो आप ये अच्छे से लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट है, सर्वे मिलित्वा कथम सुखी में भवामः, सब मिलकर कैसे सुखी होंगे, तो ये लास्ट जो लाइन है कि कैसे सुखी होंगे सभी मिलकर, जब हम ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोक लेंगे, तो सभी मिलकर इसका प्रयास करेंगे तो सभी सुखी होंगे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने का जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, व्याधि नाम मूलभूत कारणम किम अस्ति, जो हमारे बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, उनका मूलभूत कारण क्या है, उनका मूलभूत कारण है प्रदूषित जल। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, प्रदूषित जल उपयोग हो तो सर्वेषां व्याधिनां मूलभूत कारणम अस्ति, कि प्रदूषित जल का जो प्रयोग है वो सभी बीमारियों का मूलभूत कारण है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस शीर्षक का आपको अनुच्छेद बताना है, तो इस शीर्षक का आपका अनुच्छेद क्या बता दोगे, प्रदूषण लिख सकते हो। ठीक है, तीनों प्रदूषण के नाम लिख सकते हो, और बेटा इसके अलावा क्या लिख सकते हो, विधाता के द्वारा निर्मित सौंदर्य है प्रकृति ही लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने वाक्य को इसको क्या समझ के क्या आंसर हम देंगे। तो आपका जो अनुच्छेद का शीर्षक होना चाहिए वो बेटा 2 या 3 शब्दों में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, 2-3 शब्दों में अच्छा सा छोटा सा शीर्षक इसमें लिख देना। नेक्स्ट है, यथा निर्देश आपको उत्तर देना है। शीयंते, इसका विपरीत पूछा गया है, तो शीयंते का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, शीयंते का मतलब नष्ट होना। और प्रदूषण क्या हो रहा था, वर्धते हो रहा था, बढ़ रहा था, तो नष्ट होने का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्धत, वर्धत हो जाएगा। ठीक है, शीयंते वर्धते। विकासेन सह प्रदूषण अपि ही वर्धितः येन स्वास्थ्य हानि भवति। अत्र भवति क्रियापद किस के लिए करता क्या है, विकास से के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है, जिससे हमारी क्या होती है, स्वास्थ्य हानि होती है। तो भवति किसके लिए हुआ है, स्वास्थ्य हानि के लिए आया है। ठीक है, स्वास्थ्य की हानि के लिए भवति आया है ना, तो बेटा हम इसको स्वास्थ्य हानि लिख देंगे। सततम का क्या आया है, निरंतरम। सततम मतलब होता है लगातार, और निरंतम का मतलब भी क्या होता है, निरंतरम का मतलब भी लगातार होता है। समझ में आ रहा है, सततम का मतलब भी क्या होता है बेटा, लगातार, और निरंतम का मतलब भी क्या होता है, लगातार। तो इसके लिए हम निरंतरम शब्द लगा देंगे। उसके बाद व्याधि नाम इत्यस्य पदस्य विशेषणम पदम किम, व्याधि नाम जो बीमारियां हैं इस पद के लिए विशेषण बताना है। तो फिर हम पीछे जाएंगे अपने पैराग्राफ पे और उसमें देखेंगे, तो उसमें आता है बेटा सर्वेशाम व्याधि नाम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्वेशाम की सभी जो बीमारियां हैं उसका जो कारण था वो क्या था, प्रदूषित जल को पीना था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्वेशाम।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपका नाम क्या है? गौरव है, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। आज आपके घर में अनेक अतिथि आ रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था के लिए आपको विद्यालय से 1 दिन के अवकाश प्राप्त करना चाहते हो। इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये बेटा प्रार्थना पत्र आपको बहुत सारे करवा दिए जा चुके हैं, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगे, क्योंकि इस बार मंजूषा नहीं आएगी, ये आपको पता ही है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज दूँगी, लिखकर इसकी बनाकर आपको भेज दूँगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये 3 भी 5 वाक्य है। आपको बहुत सारे चित्र वर्णन करवाए गए हैं, तो आप इसको भी खुद ही करके बेटा मेरे पास भेजना। जो भी करेक्शन होगा मैं आपका करके बताऊंगी, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करना बेटा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय हो रहा है और आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी ना। तो आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछोगे, लेकिन आप इसके वाक्य 5 बना के मेरे पास भेजोगे। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको काम करना है। उसके बाद मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपको चित्र वर्णन करना है, अनुच्छेद नहीं करना है। तो आप जो विद्यालय के लिए अनुच्छेद के लिए वो दिया हुआ है, मंजूषा दी हुई है, आप मत करना। इसलिए इसमें है नेक्स्ट आपके पास संस्कृत में अनुवाद करना है। आज ही मैंने एक अनुवाद की वीडियो भी भेजी है बेटा, आप उसको भी देख लेना। और ये अनुवाद तो मैं आपको करवा ही देती हूँ। राघव बाजार जाता है, तो राघव का क्या आ जाएगा? राघव। बाजार का क्या बोलते हैं? आपणम। जाता है गच्छति ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राघव आपणम गच्छति ही। राघव आपणम गच्छति ही। जो राघव है वो बाजार जाता है। राघव आपणम गच्छति, राघव बाजार जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उद्यान में लोग घूमते हैं। उद्यान में षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति आ जाएगी बेटा, में है ना, तो सप्तमी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? उद्याने। उद्याने जनाः भ्रमन्ति, घूमते हैं, बहुवचन आ जाएगा बेटा। उद्याने जनाः भ्रमन्ति, ठीक है। उद्याने जनाः भ्रमन्ति, बगीचे में लोग जो हैं वो घूमते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सीता गाना गाती है, तो ये तो बहुत सिंपल है। सीता गीतम गायति ही। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से पंचमी विभक्ति आ जाएगी, सॉरी, हिमालय से में कौन सी विभक्ति आ जाएगी बेटा? पंचमी विभक्ति आ जाएगी। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालयात गंगा प्रवहति ही, ठीक है। हिमालयात गंगा प्रवहति ही लिख देती हूँ मैं ये, हिमालयात गंगा प्रवहति ही। हिमालयात, हिमालय से, पंचमी विभक्ति ही, ठीक है। गंगा प्रवहति ही, बहती है। नेक्स्ट है गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, ठीक है। गुरु को नमस्कार चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, गुरुवे नमः। बालक दंड से डरता है। बालक दंड से डरता है। बालकः दंडम क्या आएगा? बिभेति, डरना, बिभेति ही, ठीक है। बालकः दंडम बिभेति। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मह्यम मोदकम रोचते हैं। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं? मह्यम मोदकम, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। अच्छा, मोदकाय आएगा बेटा, इसमें मोदकम नहीं आएगा, क्या आएगा? मोदकाय रोचते हैं। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं, मोदकम ही आएगा, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति मह्यम हम लगा चुके हैं। मह्यम मोदकम रोचते हैं, जो मह्यम शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ये आपका हो गया अनुवाद का कार्य। उसके बाद आप आ जाओ अपने संधि पे। संधि क्या है? न्यवसत है। ये आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन आवसत। न्यवसत का क्या हो जाएगा? निधन आवसत। उसके बाद जगत धन ईस जगदीश हो जाएगा बेटा। पठन धन अर्थम पठनार्थम हो जाएगा। पठन धन अर्थम क्या हो जाएगा? पठनार्थम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पौधन अकह पावकह, ये आपके अयादि संधि का गुण नियम है। पौधन अकह क्या हो जाएगा? पावकह। पौधन अकह पावकह, ठीक है। अभिष्टम, अभिष्टम में क्या हो जाएगा? अभिधन इष्टम, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी बेटा। अभिष्टम, अभिधन इष्टम, अभिष्टम, अभिधन इष्टम, छोटे की मात्रा दोनों में छोटी छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी संधि का उदाहरण है? आपकी ये दीर्घ संधि, सॉरी हाँ, दीर्घ संधि का उदाहरण है अभिष्टम। ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास डैश क्रीडा क्षेत्र है, क्रीडंती ही। अब यहाँ पर क्या आएगा? छात्रः, क्योंकि क्रीडंती ही है, क्या है यहाँ पर? क्रीडंती लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे हम? छात्रः, क्या आ जाएगा? छात्रः।
क्रीडा क्षेत्र है क्रीडन्ति, छात्रः क्रीडा क्षेत्र है क्रीडन्ति। डैश देवम नमामः, नमामः है तो क्या जाएगा बेटा वयम, वयम देवः नमामः। ठीक है, जैसे आपने याद किया था ना, पठामि पठावः पठामः, फिर अहम आवाम वयम, तो वयम देवम नमामः। अब सह डैश पढ़ती सह पाठम पढ़ती, तो सिंपल ही है, वह पाठ पढ़ता है। मम नाम देवदत्तः अस्ति ही, मेरा नाम देवदत्त है। बहुत ही ईजी है बेटा आप लोगों के लिए ये, और बहुत ही ईजी आप लोगों से पूछा गया है, तो ध्यान से सोच समझकर आपको आंसर देना है। इतना ईजी पेपर आपका संस्कृत का आता है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ले सकते हो। पुस्तकालय में विभक्ति पूछी गई है, पुस्तकालय में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति आएगी पुस्तकालय में, सप्तमी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट है आपके पास पुस्तकालय में, मैंने बता दी सप्तमी विभक्ति बेटा। उसके बाद क्रियापद आपको बताना है। क्रियापद में देखो क्या है, अहम प्राप्त देवालयम, अहम है तो क्या आएगा, मी आएगा, तो इसमें क्या आएगा, गच्छामी आएगा। अहम के साथ मी आता है तो गच्छामी, अहम प्राप्त देवालयम गच्छामी। छात्रः विद्यालय पठनाय, छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। अब छात्रा है बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो गच्छन्ति हो जाएगा बेटा। ठीक है, गच्छन्ति ही छात्रा विद्यालय पठनाय, पढ़ने के लिए जाते हैं। पठनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ते सुहा जंतुशाला, ते वे सभी जंतुशाला में, सुहा आने वाले कल में, देखो सुहा का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, वो कल जंतुशाला जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, गमिष्यन्ति ही, गमिष्यन्ति ही। सहा तो ते बहुवचन हो गया, सहा एक वचन होता है, तो दो वचन होता है, द्विवचन होता है, और ते बहुवचन होता है। तो सहा तो ते बहुवचन हो गया, तो हमारा क्या आएगा, गमिष्यन्ति ही। त्वम हयः कुत्र, अब हया मतलब बीता हुआ कल, तो क्या आएगा, त्वम के साथ सी आता है, तो क्या आएगा बेटा, त्वम के साथ क्या आता है, वैसे बीते हुए कल में जब हम बात करते हैं क्या हम पढ़ते हैं, आपठत वाला पढ़ते हो ना आप, आपठत आपठताम आपठन, फिर क्या करते हो, आपठ, आपठ लिखते हो ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगच्छ। जैसे वहाँ पर आपठ ही आपने याद किया हुआ है, तो त्वम के साथ हमारे पास बीते हुए कल में भूतकाल में क्या आ जाएगा बेटा, आगच्छ। त्वम हयः कुत्र आगच्छ। ठीक है, वयम गृहं प्रति, हम के लिए क्या आएगा, चलामः। वयम के लिए क्या यूज़ करना है, चलामः। अहम आवाम वयम, पठामि पठावा पठामः, तो चलामि चलावा चलामः। ओके, इस तरह से आप पठ धातु जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवाई हुई है, उसी से ही आप रिलेट करके इनको कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डैश परितः वनानि सन्ति ही, डैश परितः वनानि सन्ति, तो क्या आएगा, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितः, उभयतः, सर्वतः, इन सब के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ग्रामम, ग्रामम परितः वनानि सन्ति ही। बालिका डैश सह, सह के साथ हमेशा क्या आता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, सार्धम, साकम, इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा, जन के, जनक के साथ, पिता के साथ, बालिका पिता के साथ बाजार जाती है। श्री नमः, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्या जाएगा, गुरुवे, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, श्री गुरुवे नमः। गंगा डैश प्रवहति ही, प्रवहति मतलब बहना। ठीक है, गंगा हिमालय से बहती है, हिमालय से निकलती है, यही आपके अनुवाद में भी थे। देखो, गुरु को नमस्कार, गंगा हिमालय से निकलती है, वह बाजार जाता है, तो यही सेम ही आपके जो आपके अनुवाद में थे, वही आपसे उपद विभक्ति में पूछ लिए गए हैं। कितना इजी बना दिया आप लोगों के लिए। तो गंगा हिमालयात प्रवहति ही, गंगा हिमालय से क्या है, निकलती है। स्वहा, स्वधा आपको बताया था, वशट इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इंद्राय स्वाहा। ठीक है, इंद्राय स्वाहा, चतुर्थी विभक्ति हमने लगा दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें प्रकृति प्रत्यय को या तो विभाज्य करना है या संयोज्य करना है। अब देखो, हसंतम काकय विलोक्य है। अब विलोक्य में बेटा इसमें कुछ गलत किए हुए हैं। विलोक्य में वि उपसर्ग दृश्य धातु और लय प्रत्यय है, आना तो फर्स्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लोक्य नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दृश्य धातु। वि उपसर्ग, ऐसे दृश्य धातु लिख लेना, वि उपसर्ग दृश्य धातु लय प्रत्यय है। ठीक है, वि उपसर्ग दृश्य धातु लय प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपके पास शयित्वः, शीधनकत्वः, क्या बन जाएगा, शयित्वः, सीधनकत्वः शयित्वः। गन्तुम, गन्तुम गम धन तुमुन, गन्तुम गम धन तुमुन। ऐसे ही दृष्ट्वा, दृष्धन कत्वः, दृष्धन कत्वः, दृष्ट्वः। ओके,
इजी पेपर है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से आपको अपने जो भी काम करवाया हुआ है वो सारा रिवाइज करके जाना। आप लोगों को इस तरह से ही पेपर आना है, तो इसी तरह से आप अपना प्रैक्टिस करना। अब 40 की संख्यावाचक शब्द क्या होता है? चत्वारिंशत्। 40 का क्या होता है बेटा? चत्वारिंशत्। तो आपको कल भी मैंने बताया था, आज फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जितने भी आपके क्या हैं संख्यावाची शब्द हैं 100 तक आपको करने हैं। चत्वारिंशत् 40 से। 30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? त्रिंशत्। 30 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? त्रिंशत्। 30 के लिए त्रिंशत्। 9 के लिए क्या यूज़ करते हैं? 9। 9 के लिए 9। 6 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? षट्। 6 के लिए षट् या षड्। ठीक है, षट् या षड् दोनों ही ठीक है, जो आपका दिल करे लगा सकते हो। उसके बाद है 2। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं? 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं? पुल्लिंग में 2, और स्त्रीलिंग होता है तो द्वे। द्वौ पुल्लिंग के लिए और नपुंसक के लिए, और हमारे पास द्वे जो होता है वो किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 11 है। 11 क्वेश्चन कहता है कि उपसर्ग और उपसर्ग को हमने विभाज्य या संयोज्य करना है। बेटा नेक्स्ट जो पार्ट्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, अभी सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी। विरतिहि का मतलब होता है वी धन तर्ती, इसको अलग कर देंगे, वी अलग हो जाएगा, तर्ती अलग हो जाएगा। अनुभवती में भी अनु अलग हो जाएगा बेटा, भवती अलग हो जाएगा। अनुधन भवती, अनुभवती, वी धन तर्ती, वितर्ती। नेक्स्ट आपके पास निर्गच्छन्ति, ये क्या है? निर्धन गच्छति ही, ये थोड़ा सा है, इसको देख लियो। इसमें ऊपर जो र है वो क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, निर्गच्छति ऐसे बन जाएगा बेटा। निर्गच्छति जो र है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, निर्गच्छति ही ऐसे। नेक्स्ट है आपके पास अनु सरंती ही, तो अनु अलग हो जाएगा, सरंती अलग हो जाएगा। वी हरंती, वी हरंती, इसको साथ कर देंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास वो अव्यय है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। अव्यय क्या है? त्वम कश्यः डैश गच्छसि, ठीक है, तुम किसके क्या बोलोगे? पुरतः आगे हो या परितः चारों ओर हो? तो तुम चारों ओर तो होगे नहीं, किसी के आगे ही होगे, तो पुरतः आएगा। त्वम कश्यः पुरतः गच्छसि, तुम किसके आगे जाते हो? त्वम कश्यः पुरतः गच्छसि, तुम किसके आगे जाते हो? डैश अशोक राजा आसीत, आसीत है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए क्या आता है? पूरा। पूरा अशोक राजा आसीत, पहले अशोक नाम का राजा था। डैश निर्णय न करने, अचानक, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। सहसा निर्णय न करणीयम, अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए, कोई भी निर्णय हमें सोच समझ कर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? सहसा निर्णय न करणीय। कक्षायाम डैश तिष्ठ, कक्षा में बैठो, कैसे बैठो? चुपचाप बैठो। तुष्णीम, कक्षायाम कक्षा में, तुष्णीम तिष्ठ चुप बैठो। कलहम मा कुरु, कलह लड़ाई झगड़ा मत करो, कलहम मा कुरु लड़ाई झगड़ा मत करो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, तब तक आप ये कर लीजिए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।